हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका घटना चक्र के सीरीज में। हमने डिसाइड किया था कि इन चारों बुकों को ख़त्म करेंगे। आप जो देख पा रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड ये जनरल साइंस एंड जनरल ज्योग्राफी, इन चारों बुक को ख़त्म करेंगे क्योंकि ये इसमें क्या है, ये घटना चक्र के बुक्स है एंड इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, आप जिसको हिंदी में बोलते हो पूर्वावलोकन, तो इसमें जो प्रीवियस ईयर के जो जितने भी साल में जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उसमें पूछे गए हैं, या तो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो या फिर डिफरेंट जो प्रेस्टिजियस एग्जाम्स हैं, तो उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनका क्या है, संकलन है इन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में अलग अलग चैप्टर वाइज दिया गया है, तो उनको डिस्कस कर रहे हैं। और हमने इसको स्टार्ट किया था कि जनरल साइंस से स्टार्ट किया था। आज हमारा जनरल साइंस, ये रहे जनरल साइंस की बुक्स, आप देख पा रहे होंगे कि जनरल साइंस से स्टार्ट किया था। जनरल साइंस में आप देखेंगे यहाँ पे इंडेक्स में कि हमने सबसे पहला फिजिक्स से स्टार्ट किया था, और फिजिक्स में ये जो चैप्टर्स है ये सारे ख़त्म मतलब हो चुके हैं, तो और वो पैरेलली चलेगा। लेकिन मैंने सोचा है कि थोड़ा कि केमिस्ट्री को भी साथ में ले चले, नहीं तो फिर ये काफ़ी मतलब एक ही साथ में बर्डन हो जाएगा। तो और एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते लोगों को बोर भी लगने लगता है, तो सोचा कि ये जो केमिस्ट्री का ही कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर बायोलॉजी का साथ में चलेंगे। तो ऐसे ही मतलब एक दूसरे को एक साथ में लेके चलेंगे, और दोनों का जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट में वीडियोस डाल दिए जाएंगे। तो आप जो है प्लेलिस्ट से आप विजिट कर सकते हैं एंड वहाँ से जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे एंड वीडियोस मिलेंगी तो आप सबको वॉच कर लेंगे। एंड जितने भी आपको जो क्या मिलेंगे, डिफरेंट फैक्ट्स मिलेंगे, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, तो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे और आपके लिए काफ़ी क्योंकि हेल्पफुल रहेगा एंड क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करने से पहले आज का कोट है कि डोंट क्विट, डू इट। दोस्तों, आप जब भी कोई अच्छी काम को स्टार्ट करेंगे तो आप में बहुत सारी हर्डल्स आएंगे, बहुत सारा बाधाएं आएंगे, और वो आपको कहेगा कि नहीं ये तेरे लिए टफ है, तू नहीं कर पाएगा, इसको क्विट कर दे। तो इस टाइप की चीज़ें होगा, लेकिन आपको एक अंदर में एक आत्मविश्वास लेके आना है, एक इनर मोटिवेशन लेके आना है, जो आपको हमेशा क्या उस चीज़ को काम करने के लिए क्या करेगा, एक फोर्स करेगा। तो आपको एक अंदर से एक इनर मोटिवेशन और फोर्स आएगा जो आपको कहेगा नहीं नहीं यू कैन डू इट, अगर तुम नहीं कर सकते हो तो कौन कर सकता है। तो वही चीज़ है कि आप अपने आप को ऐसे मतलब मोटिवेट रखें कि आप इस चीज़ को खुद को बोल सके कि नहीं यू कैन डू इट, जस्ट यू कैन डू इट, डोंट क्विट। तो वही चीज़ है, ये रहा आज का मोटिवेशन। देन आगे बढ़ते हैं कि हमने अभी बोला कि केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री में सबसे पहला जो है अभी जो चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे, क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो एटम के जो स्ट्रक्चर है इससे रिलेटेड जितनी भी फंडामेंटल चीज़ें पूछे गए हैं, या फिर एप्लीकेशंस है, या फिर जो बेसिक्स जो चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है, तो उन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा इस चैप्टर में। सबसे पहले जो है एटम्स की जो परिकल्पना है, इंडियन जो फिलोसोफर थे, कौन, कनाद, तो इन्होंने किया था। तो इनके बारे में बोला जाता है कि ये वैसे स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी से बिलोंग करते थे, ठीक है। और क्या थे, एटॉमिक अप्रोच ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है इसमें पहला जो व्यक्ति थे उन्होंने इस चीज़ को क्या मतलब कल्पना की थी कि जितने भी जो मैटर है, एवरीथिंग कैन बी सब डिवाइडेड बट दिस सब डिविजन कैन नॉट ऑन फॉर एवर। मतलब आप कुछ चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो उसका कहने का एक क्या होगा, लास्ट पॉइंट होगा, वहाँ पे डिवाइड नहीं किया जा सकेगा। तो इस बेसिस पे उनको क्या बोला जाता है कि उन्होंने मतलब जो है एटमोस्टिक जो अप्रोच थी उनका सबसे पहला था इस मतलब इस फील्ड में। तो उसके बाद आप डॉल्टन्स के कुछ योगदान को देखेंगे कि डॉल्टन्स वो व्यक्ति है जिन्होंने मतलब क्या किया, अपनी मॉडल लेके आए थे और उन्होंने कुछ बातें कही थी। तो उन चीज़ों को क्या कहा था डॉल्टन्स, इन 19th century डॉल्टन्स प्रपोज दैट द मैटर आर composed ऑफ एटम विच आर indivisible एंड indestructible बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। मतलब उसको डिविजिबल नहीं किया जा सकता है, एंड इंडेस्ट्रक्टिबल बिल्डिंग ब्लॉक, तो उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। और उसके कुछ जो पॉइंट्स थे वो चीज़, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, सबको आइडेंटिकल वो कहा कि जितनी भी एटम्स होगा एलिमेंट में सारे आइडेंटिकल होगा। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव एटम्स ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग जो एलिमेंट होगा उसका जो एटम होगा अलग अलग साइज़ के होगा, दूसरा पॉइंट। एंड जो ये है केमिस्ट्री की चीज़ें, ये इतनी याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है,
और वहाँ पे उसने बोला कि एटम्स नेदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। एंड जो है इसके ड्रॉबैक थोड़ा देख लेंगे कि उन्होंने बोला कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन बाद में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी तोड़ा जा सकता, तो ये इसलिए थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में देखेंगे। फंडामेंटल पार्टिकल बेसिकली स्टार्टिंग में कितना है, 3 है फंडामेंटल पार्टिकल, आप भी जानते होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इन चीज़ के बारे में जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो याद रखना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन की जो है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को, जे थॉमसन ने किया, जे थॉमसन ने 1897 में। और इसका चार्ज याद रखेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, और वो क्या, मान लीजिए ये एटम है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसकी जो बाहरी सतह जो कक्षा है, ऑर्बिट, उस पर घूमता है, और यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे रहता है सेंटर में, ठीक है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसका जो चार्ज याद रखेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड जो है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, सिंबल ऐसे दिखाया था, माइनस इलेक्ट्रॉन या फिर माइनस बीटा। तो ये रहे इलेक्ट्रॉन के बारे में। और इसका वेट के बारे में याद रखेंगे, 9.109 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और जो प्रोटॉन के मास की कितना है, 1/137, 1837, मतलब, या फिर कहीं कहीं 1838 होता है, 1/1838 कहीं भी लिखा रहता है ये। और डिस्कवर किसने किया, जे थॉमसन ने। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। और प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन ने, ठीक है। इनिशियली जो डिस्कवर्ड किया, इसमें एक दो चीज़ नाम आएगा, एक गोल्डस्टीन आएगा, एक रदरफोर्ड आएगा। तो आप डिस्कवर के रूप में याद रखना कि गोल्डस्टीन है, एंड जो है बाद में जो फाइनली जो आइडेंटिफाई किसने, रदरफोर्ड ने किया। तो प्रोटॉन से रिलेटेड गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड दोनों याद रखेंगे, लेकिन डिस्कवर किसने किया, गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड ने उसको आइडेंटिफाई किया और उसको एक प्रॉपर नाम दिया। उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसका चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की जस्ट ऑपोजिट, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड वेट कितना होगा, 1.67, 10⁻⁻27 kg। तो ये, और मास लगभग 1 AMU के बराबर होता है। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। और यहाँ पे नोट में देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे। न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, लेकिन ये क्या है, न्यूट्रल है, मतलब इसमें चार्ज कितना होगा, 0 चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। इसकी खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने 1932 में की। और न्यूट्रॉन की खोज करने के बाद ही बहुत सारा क्या हुआ, न्यूक्लियर चीज़ें बनने स्टार्ट हुआ। और जो एटॉमिक मास का जो क्रम देखेंगे, न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होगा, फिर प्रोटॉन का मास होगा, फिर इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होगा। तो ये ऑर्डर रहेगा उसके मास का, ऑर्डर का। एंड एक चीज़, जो AMU जो है था, एटॉमिक मास यूनिट, वो जो डिफाइन किया जाता है कार्बन 12 के 12 भाग से, कार्बन 12 के 12 भाग से डिसाइड किया जाता है। AMU का डिफिनेशन लिया जाता है, तो ये याद रखेंगे। एंड जो है आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें होता है, न्यूक्लियस देखिए ये क्या है, एटम है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। एंड बाहर में क्या, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑर्बिटिंग करता है, ऑर्बिट में। एंड जो है रदरफोर्ड ने इसको खोजा था न्यूक्लियस को, उसने एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल के साथ। तो ये बेसिक चीज़ें याद रखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसको जेड से डिनोट किया जाता है। जेड एक जर्मन वर्ड है जिसको एटॉम्जल के नाम से भी जाना जाता है। एंड जो मास नंबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के सम को क्या बोलते हैं, मास नंबर। ऐसे एलिमेंट होगा आपको, यहाँ पे मास नंबर लिखेगा A, और यहाँ पे जेड क्या लिखेगा, एटॉमिक नंबर। तो आप ऐसे समझा लेंगे। और अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो इन दोनों को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है। देन एटॉमिक वेट लगभग एटॉमिक मास नंबर के बराबर ही होता है। मास नंबर के बराबर क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है। तो ये ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है। हाँ, ये चीज़ें याद रखेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं, कि जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। आइसो लग रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक बोल रहा है, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस भी एटम या फिर मॉलिक्यूल
या फिर क्या होगा आयन में, तो वो क्या क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो जैसा कि नेन है और सोडियम प्लस है, मैग्नीशियम डबल प्लस है, और क्या है फ्लोरीन माइनस है, ये माइनस में है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सब में कितना है 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो उसी तरीके से आइसोटोप्स किसको बोलेंगे, मतलब सेम एटम होगा, मतलब सेम क्या होगा जेड, मतलब प्रोटॉन सेम होगा, और क्या न्यूट्रॉन उसके क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, सेम नहीं होगा, तो वो आइसोटोप्स कहलाएंगे। तो इसलिए आप देखते होंगे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ये तीनों याद रखेंगे। प्रोटियम में H11, ड्यूटेरियम H21, ट्रिटियम H31। तो इसमें जो है प्रोटॉन की नंबर सब में एक है, जो नीचे वाला प्रोटॉन की नंबर होता था, ऊपर वाला मास नंबर। तो मास नंबर जो है 1 2 3 है, तो उसमें दोनों को घटाते हैं तो क्या आता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसमें न्यूट्रॉन 0 है पहले वाले प्रोटियम में, जबकि ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है एंड ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है, और मास नंबर ये सारे रहे। तो यहाँ पे देखेंगे कि आइसोटोप्स, ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। आप यूरेनियम के भी आइसोटोप्स होते हैं, 238 236 36 होता है मास नंबर में। तो ये हो गए ऑक्सीजन के आइसोटोप्स। और आइसोबार क्या होता है, आइसोबार होते हैं कि इसमें मास नंबर क्या है, मास नंबर कांस्टेंट है, मतलब सब में सेम है, एंड जो है जेड या फिर एटॉमिक नंबर जो है कांस्टेंट नहीं है, तो उसको आइसोबार्स कहेंगे। तो आप देखिए कि जो क्या है, क्या हीलियम 32 और हाइड्रोजन 31 को क्या बोल दिया उसने, आइसोबार्स बोल हो जाएगा वो। और जो है आइसोन्यूट्रॉनिक और आइसोटोप्स, तो आइसोन्यूट्रॉनिक और आइसोटोप्स से न्यूट्रॉनिक है ना, तो ये आइसोटोन्स ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आइसोन्यूट्रॉनिक में क्लियर पता चलता है कि न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो उसमें क्या होगा कि न्यूट्रॉन की संख्या को आपको सेम देखना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या आप कैसे निकाल रहे थे, ए माइनस जेड करके, तो एन, तो दोनों चीज़ को देख के आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल में फिर देख लेंगे कि H31 एंड हीलियम 42, तो दोनों में 2 न्यूट्रॉन है तो बराबर है। और ये सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सल्फर, ये सारे क्या है, इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, क्योंकि दोनों को घटा दोगे तो आप दोनों बराबर आएगा। और क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन 14 7, कार्बन 13 6, तो इनके भी न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, दोनों में सेम 7 है। अब आते हैं कि रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है कि जो बड़े एलिमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जो बड़े एलिमेंट्स होते हैं, तो उसके सेंटर में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो और जो न्यूक्लियस जो है उसको न्यूट्रॉन को अच्छे से और प्रोटॉन को, मतलब दोनों को अच्छे से क्या करता है, होल्ड करके नहीं रख पाता है। तो उसमें क्या डीके करने की क्या होती है, क्षमता होती है, कमज़ोर होता है, तो अनस्टेबल होता है। तो ये क्या होता है, टूट के अपने न्यूट्रॉन को एक स्टेबल फॉर्म में प्रदान करता है, तो उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो स्टेबल नहीं होता है तो अनस्टेबल एलिमेंट होता है, जिसमें अनस्टेबल एलिमेंट में क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी। और ये स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है, स्पॉन्टेनियस मतलब कोई एनर्जी नहीं लगता उसमें। और जो है इससे अल्फ़ा बीटा गामा 3 तरीके के रेडिएशन निकलती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में आप, रेडिएशन के बारे में आपको कुछ चीज़ें याद, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तो वो देखेंगे। और जो है रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट होता है, क्या होता है, बेक्यूरेल होता है। और उसकी खोज किसने की थी, हेनरी बेक्यूरेल ने उसकी खोज की थी रेडियो एक्टिविटी की। और उसने यूरेनियम में ये चीज़ें सबसे पहले देखा था, तो यूरेनियम की खोज में हेनरी बेक्यूरेल ने देखा था। तो उसकी यूनिट क्या है, रेडियो एक्टिविटी की, बेक्यूरेल। जो है मैडम क्यूरी के बारे में आपने सुना होगा। तो मैडम क्यूरी ने क्या किया था कि पोलोनियम और रेडियम का खोज किया था, और उसके जो हस्बैंड थे पियरे क्यूरी, तो उन्होंने पोलोनियम में साथ में मिलकर खोज किया था दोनों पोलोनियम का खोज किसने किया, मैरी क्यूरी एंड पियरे क्यूरी ने। एंड मैरी क्यूरी के बारे में याद रखेंगे, पोलोनियम एंड रेडियम दोनों। ऐसा कहा जाता है कि मतलब इन सारे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में खोज करते करते ही उनको उनकी डेथ हुई थी। ये पिंच ब्लेंड की फॉर्मूला याद रखेंगे, U3O8 को, जो यूरेनियम का क्या है, दिख रहा होगा आप ये, तो ये क्या है यूरेनियम का
पिच ब्लेंड है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो ये सारे हो गए रेडियो एक्टिविटी। अब जो 3 चीज़ें थी अल्फ़ा बीटा गामा रेज के बारे में, उनके बारे में थोड़ा आपको डिफरेंसेस क्या होने चाहिए, पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है अल्फ़ा रेज, गामा रेज, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। सबसे पहले क्या देखेंगे, नेचर को देखेंगे कि जो है अल्फ़ा रेज में कोई मास नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। बीटा रेज में बहुत कम मास होता है, या फिर नेग्लिजिबल आप मास कह सकते हो, कितना कम होता है। एंड जो है गामा रेज में कोई मास नहीं होता है, ये क्या है, न्यूट्रल नेचर है इसका, और इसमें कोई मास नहीं है, और ये क्या है, एक रेज है। तो अल्फ़ा रेज किसको बोलते हो आप, कि जो है हीलियम का जो He+ है, जिसको क्या कहते हो, कि अल्फ़ा रेज आप बोलते हो, ठीक है। तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें, एंड जबकि बीटा रेज में क्या होता है, नेगेटिव होता है। बीटा रेज क्या होता है, उसकी कैरेक्टर नेगेटिव होती है, अल्फ़ा रेज पॉजिटिव होता है, एंड जो गामा रेज जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो गामा रेज के बारे में, गामा रेज जो है वो नेगेटिव न्यूट्रल होता है। गामा रेज के बारे में याद रखेंगे, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं होता है। एंड जो बात करेंगे कि जो इसकी स्पीड क्या होता है, तो बात करेंगे कि स्पीड जो है अल्फ़ा रेज की, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका 1/10 होता है, एंड जो गामा रेज की जो स्पीड ऑफ लाइट के लगभग बराबर होता है वेलोसिटी। एंड जो है इसकी जो वेलोसिटी है स्पीड ऑफ लाइट के बहुत ज़्यादा होती है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी, गामा रेज की वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी इसलिए हाई पेनिट्रेशन पावर होगा, थोड़ा इसका कम होगा गामा रेज बीटा रेज का, एंड अल्फ़ा रेज का उससे भी बहुत कम, उससे भी कम होगा। एंड जो गामा रेज का है जो मैक्सिमम होगा पेनिट्रेशन पावर। तो वेलोसिटी के बारे में देख लिया, वेलोसिटी किसका ज़्यादा, अल्फ़ा रेज का लगभग जो है, मतलब 1/10 लगभग किसका, लाइट की वेलोसिटी का, एंड बीटा रेज का क्या लगभग बराबर, एंड गामा रेज की वेलोसिटी का जो है वो वेलोसिटी वो बहुत ज़्यादा होगा लाइट की वेलोसिटी से। लाइट की वेलोसिटी क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की वेलोसिटी होती है किसमें, वैक्यूम में। और पेनिट्रेशन पावर किसमें ज़्यादा होगा, अल्फ़ा रेज में होगा, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा किस में होगा, बीटा रेज में, और गामा रेज में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होगा। और उसी तरीके से आयनाइजेशन पावर किसमें सबसे ज़्यादा होगा, अल्फ़ा रेज में बहुत ज़्यादा हाई पावर ऑफ आयनाइजेशन होगा, बीटा रेज में उससे थोड़ा कम होगा, एंड जो गामा रेज है उससे भी कम, उसमें क्या होगा, आयनाइजिंग पावर होगा। अब जो है क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि अल्फ़ा रेज और जो बीटा रेज है दोनों क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक। लेकिन जो है गामा रेज डिफ्लेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये क्या है, डिफ्लेक्ट नहीं करता है, ठीक, क्योंकि इसमें क्या है, मास है ही नहीं, और इसमें क्या है, ना चार्ज है, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो ये हो गए थ्योरीज वगैरह। इसमें जो जो चीज़ आपको समझने वाली मिलेंगी या फिर लिखने वाले मिलेंगे, तो आप उसको नोट कर लीजिए, एंड इसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। तो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है, लेवोजियर, एंटोनियो लेवोजियर, ऑप्शन सी, जिसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या किया था, खोज किया गया था। एंड सेकेंड नंबर, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। पॉजिटिवली चार्ज है सेंटर पार्ट कह रहा है ये, ठीक है, सेंटर में तो क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, डी। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, देखो कहाँ पे, सी, 3 नंबर सी। 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर इज करेक्ट। ए नंबर, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में क्या चीज़ करेक्ट है, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इनसाइड। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाएगा, ये गलत है, इनसाइड में। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इनसाइड, ये भी गलत है, एन भी गलत हो गया। 4 ऐसी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। 5th नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एन एटम। एटम का कौन पार्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। फोटोन क्या है, फोटोन एक लाइट का पार्ट है। फोटोन में जिसमें लाइट को जिस बोला जाता है कि एक लाइट क्या है, एक पार्टिकल नेचर है, तो पार्टिकल नेचर में फोटोन आ जाता है, एंड वेव नेचर है तो वह लाइट का, तो ये लाइट का है। तो
5th नंबर डी हो गया। एंड 6th नंबर क्या हो जाएगा, अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड। कौन सा सिंगल टाइप ऑफ एटम मतलब पाया जाता है, कब पाया जाएगा, जब वो क्या होगा अपनी जो पहले की अवस्था में होगा, नेटिव मिनरल में नहीं होगा, मिक्स में नहीं, कंपाउंड में भी नहीं होगा। तो ये सी नेटिव मतलब कि जब वो जब पुरानी उसकी अवस्था है या फिर नेचुरल अवस्था में, ठीक है। 7 नंबर, द एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड। एटॉमिक न्यूक्लियस किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, रदरफोर्ड के द्वारा, जिसने उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डफॉइल का। और इन एटम न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय 8 नंबर, न्यूट्रॉन किसके द्वारा, चैडविक, जेम्स चैडविक। 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सब एटॉमिक पार्टिकल नॉट, मतलब नोट लगा हुआ है कि कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। तो न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ड्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन के बारे में अब तक नहीं देखा हमने। एंड 10 नंबर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंस्टिट्यूट एंटी पार्टिकल। देखिए एंटी पार्टिकल पूछा गया है, तो जो है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, आप जिसको बोलते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन। एंटी इलेक्ट्रॉन कौन होता है, पॉजिट्रॉन को बोलते हैं, पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आप तो जानते हैं कि एक दूसरे के नहीं है, न्यूट्रॉन भी नहीं है, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रिनो भी नहीं है, एंड फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों भी नहीं है, एंड ये है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। एंड इसमें मैच करने के लिए दिया है कि मैच करने के लिए करेक्ट लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो कहते हैं कि जीरो मास, किस चीज़ का जीरो मास होता है, फोनोन का मास क्या है, 0, ठीक है। आपको अगर ये नहीं पता है तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो फ्रैक्शनल चार्ज किस में है, बी का 3 हो जाएगा क्वार्क, एंड फ्रैक्शनल स्पिन किस में फ्रैक्शनल स्पिन होता है, सी का क्या हो जाएगा, ये पॉजिट्रॉन में होता है फ्रैक्शनल स्पिन, एंड जीरो मास फोनोन में। ये फोटोन नहीं है, मैंने भी फोटोन समझा था, लेकिन फोनोन है, फोनोन अलग चार्ज है और फोटोन अलग चीज़ है, दोनों बताएंगे अभी। इंटीग्रल स्पिन किस चीज़ में होता है, इंटीग्रल स्पिन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिट्रॉन में हो जाएगा इंटीग्रल स्पिन। तो अब फिर से देखते हैं कि कौन सा क्या हो जाएगा, हो गया ए, जीरो मास किस चीज़ का हो गया, न्यूट्रिनो में क्या है, मास है नहीं है, 0। एंड फ्रैक्शनल चार्ज किस में हो जाएगा, क्वार्क में फ्रैक्शनल चार्ज है 2/3 होता है, प्लस माइनस के करीब। एंड फ्रैक्शनल स्पिन किस में हो जाएगा, सी नंबर है, ये पॉजिट्रॉन में हो जाएगा। एंड जो है डी 4 नंबर का ये हो जाएगा इंटीग्रल स्पिन, ये 4 का फोनोन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ए नंबर में मैच कर रहा है। तो फोनोन जो है पार्टिकल, जिसको वो साउंड और हीट से रिलेटेड है पार्टिकल, और जो फोटोन जो है लाइट से रिलेटेड पार्टिकल है। तो इन चीज़ों में याद रखेंगे क्योंकि काफ़ी मतलब छोटा सा चीज़ है। देखिए पॉजिट्रॉन में क्या होता है कि जो है पॉजिट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में -1 चार्ज होता है, तो पॉजिट्रॉन उसका उल्टा है तो +1 चार्ज हो जाएगा, तो इंटीग्रल चार्ज हो गया पॉजिट्रॉन, ठीक है। एंड जो उसकी जो स्पिन होती है, स्पिन क्या होती है, ये स्पिन क्या होता है, फ्रैक्शनल होता है, हाफ होता है। एंड क्वार्क जो है, क्वार्क कंपोजिट पार्टिकल है, एंड उसको हेड्रॉन भी बोला जाता है। एंड उसकी जो स्पिन होती है वो फ्रैक्शनल स्पिन होती है, +2/3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, या फिर -1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो ये सारे होते हैं। एंड न्यूट्रिनो क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट के डीके के कारण क्या होता है, प्रोड्यूस होता है न्यूट्रिनो। एंड फोनोन के बारे में बता दिया कि वो जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, हीट या फिर साउंड से रिलेटेड। एंड फोटोन किस चीज़ से, पार्टिकल ऑफ लाइट से रिलेटेड है। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल पार्टिकल। कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मेसोन एंड क्वार्क। जो स्टार्टिंग में है 3 फंडामेंटल पार्टिकल थे,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब क्या है कि बाद में इसको भी क्या क्या मतलब इसको तोड़ के मतलब देखा गया कि इसमें भी कुछ ना कुछ पार्टिकल होते हैं। तो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है क्वार्क होता है। इसका जो चार्ज होता है +3/3 ई और -1/3 ई। तो ये सारे क्या होते हैं, उसके चार्ज होते हैं। 13 जो है हिग्स बोसॉन आर आल्सो कॉल्ड। हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहा जाता है कि एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक बुक लिखी थी द गॉड पार्टिकल। 1993 में उसको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। तो उसी के कारण क्या है, हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल भी कहा जाने लगा। गॉड पार्टिकल इज डिस्कवर्ड इज किस चीज़ को गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसॉन थे को C14 का। एंड 15 नंबर गॉड पार्टिकल फिर से हिग्स बोसॉन आ जाएगा B 15 नंबर। 16 नंबर द एफर्ट to detect the existence of Higgs boson particle have become frequent news in recent past. What are the importance of discovering this particle? ये ISPD में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। It will help us to understand as to why elementary particles हैव मास। मतलब कह रहा है कि जो है हिग्स बोसॉन की जो थ्योरी से हम क्या चीज़ों को समझ सकते हैं या फिर क्या डिस्कवर कर सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है था क्या कि हम उसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, पार्टिकल्स का जो अंडरस्टैंडिंग है, एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग, वो कर सकते हैं। तो ये बात सही है। इट विल इनेबल अस in near future to develop technology or to transfer matter from one point to another point without transversing the physical space between them। तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। It will enable us to create better fuel एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये भी गलत है। तो क्या हो गया, एक गलत हो मतलब तीसरा गलत हो गया, तीसरा एलिमिनेट करो। तो ऑप्शन ए आ रहा है। तो मतलब क्या है कि बी में थोड़ा कंफ्यूजन अगर लग रहा था तो बी ऑप्शन नहीं है। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट के हिसाब से जा सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी ऐसा ही होता है कि आप एक ऑप्शन आएगा, दूसरा तीसरा आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करके जाना पड़ेगा। तो 17 नंबर विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज। चार्ज किस में नहीं है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, अल्फा पार्टिकल में है, न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं है, प्रोटॉन में है। तो सी नंबर ऑप्शन। 18 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज जीरो चार्ज। मतलब जिसमें किसमें जीरो चार्ज है, जिसमें ठीक है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का उल्टा नहीं, इलेक्ट्रॉन ये है, अल्फा पार्टिकल होता है इसमें। तो न्यूट्रिनो हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। न्यूट्रिनो में क्या होता है, जीरो चार्ज होता है। 19 नंबर द अल्फा पार्टिकल कैरीज 2 पॉजिटिव चार्ज, इट मास इज वेरी नियरली इक्वल टू, किसके बराबर है, प्रोटॉन के नहीं, गलत, न्यूक्लियस ऑफ एन हीलियम एटम। ठीक है, ये बी नंबर सही है, न्यूक्लियस हीलियम ही तो होता है, हीलियम ++। तो बी ऑप्शन। 20 नंबर द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हैज़, क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। 21 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स, किसमें न्यूट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है। एंड 22 विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, किसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखा था किसमें, अल्फा पार्टिकल में क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो ये नहीं होगा। ठीक, बीटा पार्टिकल में क्या था, नेगेटिव था, और गामा में गामा न्यूट्रल था, और एक्सरे तो क्या है, वो रेज है। तो ये क्या हो जाएगा, सी। एंड 23 इन एन एटम द ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप द ऑर्बिटल इज गवर्न बाई। जो है इसको ऑर्डर को फिल करने के लिए जो एटम है, ऑर्बिटल क्या होता है, ये 2s हो गया और ये 3p हो जाता है, तो 3 ऑर्बिटल 3p। तो इस तरीके से जो ऑर्बिटल को फिलिंग करने का जो ऑर्डर है, ये अबव प्रिंसिपल से दिया जाता है कि पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होगा, फिर इसमें होगा, फिर ऐसे फिल इसमें फिल होगा, फिर सब एक इसमें 2s में फिल होगा, फिर 3p में फिल होगा। इस टाइप का प्रिंसिपल किसने दिया था, अबव प्रिंसिपल में दिया गया था, अबव प्रिंसिपल में। अब 14 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो है केमिस्ट्री का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये यूपीएससी ही पूछ सकता है, बाकी एग्जाम्स में शायद ही ये रेयरली पूछा जाएगा। तो क्या है कि रिगार्डिंग द एटम ऑफ केमिकल एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से डिनोट करते हैं, और वो क्या करता है, शेप को क्या करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर
क्या करता है वो ओरिएंटेशन को डिसाइड करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और बाकी जो दिया है शेप को कौन डिसाइड करता है, एंड साइज को कौन करता है, एंड स्पिन को कौन करता है, वो करते हैं। साइज क्या करेगा, रेडियस जितना बड़ा ज़्यादा बड़ा होगा तो क्या भी साइज भी बड़ा होगा, एंड शेप जो है ना एजीमुथल नंबर जिसको एल से कहते हैं डिनोट, तो उससे क्या होता है शेप डिसाइड होता है, ठीक है। एजीमुथल नंबर शेप डिसाइड करेगा, एंड जो है स्पिन कौन करेगा, मैग्नेटिक क्वांटम स्पिन कौन करेगा, स्पिन क्वांटम नंबर जिसको एस से डिनोट करते हैं। तो हो गया कि ओरिएंटेशन कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, शेप कौन करेगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको एल से करते हैं, एंड स्पिन एस, साइज रेडियस। 25 नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम इज 18 एंड 20 रेस्पेक्टिवली इट्स मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, प्रोटॉन के, और ये जेड के बराबर होता है, और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे कितना 38, एंड ये है 26 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट द एटम ऑफ विच कंटेन 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन है एंड 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा है 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है एंड 2 इलेक्ट्रॉन है, किसका, हीलियम लग रहा है आपको, तो 4 मास नंबर। 27 द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम, ये प्लूटोनियम दिया हुआ है न्यूक्लाइड, और इसमें करना दोनों को घटा दो, कितना आ जाएगा 242 में 94 को घटा दो तो ये आ जाएगा आपको 148, तो बी नंबर ऑप्शन। एंड 38 नंबर, द एटम इन विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट। प्रोटॉन क्या है, सेम है, मतलब जेड सेम है, ठीक है, प्रोटॉन सेम होने है, और जो है क्या कह रहा है वो कि न्यूट्रॉन सेम नहीं है, तो प्रोटॉन अगर सेम हो गया तो क्या हो जाएगा वो आइसोटोप्स हो जाएगा। 29 आइसोटोप्स आर दोज एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव, क्या होता है आइसोटोप्स में, प्रोटॉन की संख्या सेम होता है, एटॉमिक मास इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, ये गलत है, एटॉमिक मास इज डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर इज सेम, सही है। 29 हो गया। 30 नंबर, आइसोटोप इज दैट न्यूक्ली ऑफ atomic nucleus in which number of neutron is same but number of proton is different, गलत है। आइसोटोप्स में क्या होता है, प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर दोनों सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट, बी नंबर ऑप्शन। 31 द आइसोन्यूट्रॉनिक ग्रुप इन द फॉलोइंग इज, आइसोन्यूट्रॉनिक का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, आप घटाओ किस में सेम हो रहा, पहले वाले में कितना आ रहा है 16 में से 8 गया 8, इसमें कितना आ गया 7, ये तो नहीं हुआ पहला, दूसरा ये 10 ये भी नहीं हुआ, एंड ये 8 ये 7 ये भी नहीं हुआ, एंड इसको देखो दोनों में सब में कितना है 8 8 का डिफरेंस है डी नंबर में, तो डी हो जाएगा 31। 32 रेडियो एक्टिविटी मेजर्ड इन, क्या होता है, एक बेक्यूरेल बताइए इसका यूनिट, और इसका जो एक डिवाइस होता है गीगर मूलर काउंटर, तो गीगर मूलर काउंटर होता है एक डिवाइस, तो रेडियो एक्टिविटी उसमें भी मेजर करते हैं। 33 रेडियो एक्टिविटी वाज मेजर्ड बाय बेक्यूरेल, ठीक है। तो ये हो गए 33 क्वेश्चन, और है क्या नहीं है। तो दोस्तों ये रहा आज का केमिस्ट्री का पहला जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था उससे रिलेटेड जो यूपीएससी पीसीएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उन सारे जो को, और नेक्स्ट जो केमिस्ट्री में देखेंगे टॉपिक, तो आप देख पा रहे होंगे फिजिकल एंड केमिकल जो चेंजेज है सॉल्यूशन में, और उससे जो रिलेटेड जो काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं, जैसे देख पा रहे होंगे जो लास्ट अभी जो चैप्टर में देखे कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे काफ़ी, आपको आने के बावजूद भी आप क्या नहीं बना सकते, मतलब कन्फ्यूजन होगा या फिर नहीं बन रहा होगा। तो उसी तरीके से जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी ऐसे ही कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि यूपीएससी में ऐसा रहता है कि आपको आते हुए भी नहीं आएगा, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको क्या है होता है कि आपको वो नॉलेज टेस्ट कर रहा है, तो आपको उस चीज़ों का एंड आईक्यू को अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि उसी तरीके से आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको माइंड जो है उसको सोचना पड़ेगा, तब आपको क्वेश्चन
हो सकते हैं, क्योंकि हर एक ऑप्शन आपको यूपीएससी में सॉल्व नहीं होता है। कुछ क्या करना पड़ता है, आपको उसमें से एक एलिमिनेट करना पड़ता है, तो उसी तरीके से चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एंड चलिए, पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें कि कौन से क्वेश्चन आपको डाउट रह गया या फिर कौन सी चीज़ समझ में नहीं आए, तो उसको हम ट्राई करेंगे, जब जरूर सॉल्व करें। एंड अपने दोस्तों को शेयर करें एंड उनको बोले कि सब्सक्राइब कर ले और वो भी इन चैनल को देखें, एंड क्योंकि ये काफ़ी लाभफुल होने वाला है।